आज हम पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान चैप्टर 3। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हिस्ट्री के क्लास 7th के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया है कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान के नाम से भी जाना जाता है, चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र मतलब व्यापार का एक केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दहलीए कोहना, सीरी और जहांपनाह को पहचानिए। ये देखिए, इसमें यहाँ पे आपको सीरी मिल जाएगा, जहांपनाह और ये दहलीए कोहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तालिका 1 है जिसमें दिल्ली के शासकों के बारे में बताया गया है। इनमें राजपूत वंश में तोमर वंश है जिसके राजा अनंगपाल थे। चौहान में पृथ्वीराज चौहान थे और ये प्रारंभिक तुर्की शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबन। इसके बाद अपना खलजी वंश आ जाता है। जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, फिर तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद सैयद वंश आ जाता है जिसमें खिजर खान, फिर लोधी वंश, बहलोल लोधी। तो ये दिल्ली के सुल्तानों के बारे में कुछ वंशों के नाम दिए गए हैं और उनका टाइम पीरियड बताया गया है। तो ये आप लोग एक बार देख लेना। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे है। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख या तवारीख है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। देखिए, इस चित्र में पांडुलिपि को तैयार करने के लिए चरणबद्ध तरीके से बताया गया है कि पांडुलिपि कैसे तैयार की जाती थी। इसमें पहले वाले में कागज तैयार किया जाता था, दूसरे में लिखा जाता था, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण शब्दों को और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उन शब्दों को सोने को पिघलाकर उस पर प्रयोग किया जाता था और लास्ट में जिल्द तैयार किया जाता था इस पे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र ये हम छोड़ देते हैं। ये कुछ बातें और ध्यान में रखें। तवारीख को लेखक नगरों में रहते थे। अब जो तवारीख के लेखक है वो नगरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में। गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनमें ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। अब जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है? जैसे कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा करना। जैसे कि कोई ये दावा करे कि मेरा जन्म किसी विशेष अधिकार के लिए, मतलब जो मेरा जन्म हुआ है वो किसी विशेष अधिकार के साथ ही हुआ है, कि जन्म से ही मेरे पास ये अधिकार है। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्ति को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। और लिंग भेद का मतलब होता है स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर।
आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। ये जो रजिया सुल्तान है, ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज के विचार। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी, जो कि 1262 से 1289 के बीच की थी, के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। उनका नाम दीदी यानी कि बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। अब तीनों में अंतर है। आप बताइए कि रजिया सुल्तान और ये जो दूसरी रानी रुद्रम्मा देवी और एक इसमें था रानी दिद्दा, इन तीनों में क्या अंतर था। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। अब ये मैप है, इसमें शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर को दिखाया गया है। मैप एक बार देख लेना आप। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन शहर का मतलब होता है रक्षक सेनाओं की टुकड़ी, मतलब जिस ऐसा शहर बसाया गया हो जो कि सैनिकों के लिए हो। रक्षक सैनिकों की टुकड़ों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। देखिए यहाँ पे बताया गया गैरिसन शहर किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और उसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दो आब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। देखें मानचित्र 3। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। अब ये देखिए अलाउद्दीन खलजी का दक्षिण भारत अभियान। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी।
मगर 150 वर्षों बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेना को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमे में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? ये मस्जिद के बारे में कुछ बताया गया है, या पढ़ लेना। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। नजदीक से एक नजर। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है और तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से पुरस्कृत किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, इसको छोड़ देते हैं, ये जरूरी नहीं है। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी अपने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। अब देखिए, पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। अब ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा कर मवेशियों पर और तीसरा घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था।
यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना, जो कि आधुनिक उज्बेकिस्तान है, उस पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1300 में, और दूसरा 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। गैरिसन शहर आपको पता है, जो कि सैनिकों के रहने की जगह थी। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर दिया गया था। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। ये तो था खिलजी। अब पढ़ेंगे हम मोहम्मद तुगलक के बारे में। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दहली कोहना के निवासियों को खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाकों से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने के बाद लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विशुद्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी।
इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए कदम उठाए थे और जो मोहम्मद तुगलक थे वो आक्रमण करने की योजना बनाकर अपनी नीति बना रहा था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका एक को फिर से देखें। वो जो पहले सबसे ऊपर में तालिका थी जिसमें कुछ शासकों के बारे में बताया गया है, उनके कार्यकाल दिए गए हैं, वो आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से 45। शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, 1540 से 1555। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की शासन व्यवस्था को ही अपनाया था। 3 श्रेणियां: ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश ये रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड कहा गया, यानी कि धर्मयुद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं को दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। तो अपना चैप्टर खत्म हो गया।